नमस्कार। यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो क्या उस निर्णय की समीक्षा जो होती है, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो जनता के समक्ष नहीं रखनी चाहिए, या उसका निर्णय बस एक राजतंत्र की व्यवस्था की तरह होना चाहिए कि जो हमने ले लिया वही सही है, उसके बाद कोई सवाल पूछे ही नहीं। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की घोषणा कर दी गई, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि नोटबंदी का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें ब्लैक मनी यानी काला धन, टेरर फिनांसिंग मतलब जो आतंकवादी संगठन है उनकी जो वित्तीय नेटवर्क है उसको तोड़ना है, और जो जाली नोट हमारे इकोनॉमी में चल रहे हैं उसको खत्म करना है। इस चीज को मनवाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही भावुकतापूर्ण भाषण दिया था। उन्होंने ये तक कहा था कि बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं और वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मात्र मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए। मैं इन 50 दिनों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला दूंगा, और जो ये काम नोटबंदी का हो रहा है इससे पूरा काला धन जो है वो वापस आ जाएगा, और इससे जो इकोनॉमी है उसको एक गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी। लोगों ने इस बात को मान भी लिया, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। जिन लोगों ने इस बात को माना उनका एक विश्वास था कि शायद ये ऐसा हो जाए, इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। वो अपने जो उस समय क्षणिक दुख थे उसको सह से गए, भले वो परेशान थे लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इसके कुछ दूरगामी परिणाम होंगे। और जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये एक बस त्वरित निर्णय है, क्षणिक निर्णय है, ये बिना विचारे बिना प्रिपरेशन के लिया गया है। उन्होंने इसका विरोध किया। 50 दिन बीत गए लेकिन तब भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत व्यापक स्तर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जो आरबीआई के गवर्नर या सलाहकार समिति के लोग थे और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और वे इस सवालों से बचते रहे। और जो पार्टी दल के प्रवक्ता थे उनका यही कहना था कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी पब्लिक में, और ये कालक्रम चलता रहा। और इसी घटना को देखते हुए 6 साल बीत गए। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल किया कि क्या जो डीमोनेटाइजेशन है वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लिया गया था या उसका कोई एक राजनीतिक उद्देश्य था। अब ये बात बहुत ही विचारणीय हो जाती है कि हमारे देश में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय कि जो आउटकम आता है उसको जनता के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता है, आम जनता को उससे अनभिज्ञ क्यों रखा जाता है, केवल आंकड़े दिखाकर और विज्ञापनों से उस सच्चाई को क्यों छिपा दिया जाता है। और चलो एक बात यदि हम मान लेते हैं कि यदि डीमोनेटाइजेशन यदि सक्सेसफुल हुआ रहता तो जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने हर कामों को एक प्रगति के रूप में दिखाती है या सफलता के रूप में दिखाती है, वो इसको भी एक सफलता के रूप में दिखाती, यानी तथ्यों के साथ बात करती। लेकिन जब जांच पड़ताल के बाद यदि हम देखते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और इंटरनेट पे जो जानकारी मौजूद है या आरबीआई की वेबसाइट पे जो जानकारी मौजूद है, उससे कहीं भी नहीं लगता कि डीमोनेटाइजेशन एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज थी। वो एक इल प्लान और
गलत तरीके से एक्सिक्यूट की गई थी, जल्दीबाजी में। यहाँ तक कि आरबीआई के गवर्नर से भी एक फॉर्मल मीटिंग से इसके ना कोई अल्टरनेटिव पूछे गए थे, बस एक था कि ये टोटली एक एक्सिक्यूटिव एक्शन था। कभी कभार मानते हैं कि कोई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि वो निर्णय गलत हुए और आपने कोई अपनी बात को बस सही करने के लिए वो निर्णय, और उसका प्रभाव यदि गरीब लोगों पर पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लोग कतारों में लगे थे, लोग लाइनों में लगे थे, कितने लोगों की मौत हो गई, 100-150 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन होगा? लोग बस सहानुभूति देते थे। और जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तो हाँ, इसके कुछ दीर्घकालिक परिणाम होंगे। उन्होंने कभी इस परेशानी को नहीं झेला कि जो एक गरीब लोग थे उनको कितनी परेशानी होगी। और गरीब तबके में जो लोग होते हैं वो मेन होते हैं भावनाओं से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके लिए बस एक रहता है कि कोई कुछ ऐसा काम हो जाए कि हमारा कुछ भला हो जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी भाषणों में भी ये कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो लोगों, यदि काला धन आ जाता है तो लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। और एक इंटरव्यू में अमित शाह जी ने यह तक कह दिया था कि ये एक चुनावी जुमला है। क्या आप इतने विशिष्ट पदों पर बैठ के इस तरह के जुमलेबाजी करेंगे जो एक आम जनता को गुमराह करे? क्या ये एक राजनेता के लिए इस प्रकार के झूठ बोलना सही है केवल चुनाव जीतने के लिए? आप विकास करिए, विकास के नाम पर वोट मांगिए और उन नीतियों को अपनाइए जिससे आप सही तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। गलत तरीके से लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर, लोगों की भावनाओं के साथ आप उनको गुमराह कर चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो सही नहीं है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः कृषि और एमएसएमई सेक्टर के योगदान से बहुत हद तक प्रभावित होती है, और ये दोनों सेक्टर जो डिमोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे बहुत ही हद तक प्रभावित हो गए। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार या भारत के इतिहास में पहली बार डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की घटनाएं या मुद्रा के जो प्रचलन को रोकने के पहली बार हुआ है। यदि हम इतिहास में पीछे चलें तो एक मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 1346 में जो फेक करेंसी या काउंटर फिटिंग नोट्स है, इनको करने के लिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया था कि उन्होंने साधारण मेटल के सिक्कों पर पे करेंसी को प्रिंट करवाना, सिक्कों को प्रिंट करवाना चालू किया, न कि सोने और चांदी के। लेकिन उसके लिए उस शासक को बहुत ही विफलता झेलनी पड़ी और पूरी इकोनॉमी र्यून हो गई। फिर 1946 में भी भारत में डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी जिसमें हाई करेंसी नोट्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन वो भी सफल साबित नहीं हुई। उसी तरह 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन वो भी बहुत हद तक कुछ सफलतापूर्वक अपने परिणाम नहीं दे पाई। अब सवाल ये उठता है कि डिमोनेटाइजेशन से क्या हम सही मामलों में ब्लैक मनी को रोक पाए हैं? फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कुछ हद तक हो पाया है, लेकिन वो एक समय की मांग थी। लोगों में व्यवहारिक परिवर्तन करना होगा। यदि हम कैशलेस इकोनॉमी को बनाना चाहते हैं तो उनमें एक व्यवहारिक परिवर्तन करना होगा। हमें पॉइंट ऑफ टर्मिनल जो होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं, पीओएस की मशीनें लगानी पड़ेगी। एटीएम नेटवर्क को इतना दुरुस्त करना पड़ेगा कि लोग फ्रिक्वेंटली जाएं और एटीएम से विड्रॉ करें, और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसको रोबस्ट करना पड़ेगा। ये तमाम सब चीजें हैं। लेकिन अभी कुछ डेटा को देखने के बाद ये लगा है कि जो डीमोनेटाइजेशन की जो थी उसका हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमें इकोनॉमी को कैशलेस बना देना है। लेकिन जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन कैरी आउट हुआ था तो उस समय इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के अंदर कैशेस का जो सर्कुलेशन था वो था 13.35 लाख करोड़, यानी जो कैश टू जीडीपी रेशियो है उसकी जो परसेंट थी 8.6% थी। ठीक है,
लेकिन जब हम मौजूदा 2021 में यदि उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें अभी है जो 29.8 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन, जो कैश टू जीडीपी रेशियो का अराउंड 13.34% है। अब सवाल उठता है कि जब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो कैशेज इन हैंड कैसे बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा ये है कि यदि आपने डीमोनेटाइजेशन को जो 500 से और 1000, जो 500 और 1000 के नोट थे उसको आपने बंद किया, जो 86% करेंसी इन सर्कुलेशन थे, तो आपने हायर डिनोमिनेशन के नोट फिर 2000 क्यों ला दिए? और यदि आपने लाया तो जो उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में जो मीडिया संस्थानों से कुछ वरिष्ठ एंकर्स जो थे इस बात करते कि हम सिक्योरिटी के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी या इस प्रकार की भ्रामक चीजें आम जनता को आप क्यों गुमराह कर रहे थे? क्या भारतीय लोकतंत्र इस प्रकार से प्रगति करेगा? इस प्रकार की गलत और अफवाह जानकारी, जहां हमें जनता को जागरूक करना, ऊपर से हम भ्रमित कर रहे हैं और लास्ट में आप बोल देते हैं कि ये एक चुनावी जुमले हो सकते हैं, हम ब्लैक मनी को जो लाने का वादा किए थे। क्या ये बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं? क्या ये एक राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए होती है? यदि आप परिवर्तन सच में करना चाहते हैं तो आप उन्हीं वादों को करिए। और यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप इस लोकतंत्र में रहते हैं, आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा। आपको हर डिसीजन की एक रिपोर्ट सबमिट करनी ही पड़ेगी। आपके जो अचीवमेंट होते हैं उसको तो चुनाव के लिए जो राजनेता है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापनों से लैस इतना दिखाते हैं कि भारत का परिदृश्य तुरंत ही बदल जो वो विश्व पटल पर एक अलग ही छाप रख रहा है। लेकिन जहां आप फेल्योर होते हैं उसको आप क्यों छुपा लेते हैं? क्या जनता का हक नहीं, जिसने आपको चुना, आपको एक विश्वास पात्र बनाकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर उस सर्वोच्च स्थान पर बैठाया या अलग अलग प्रतिष्ठित पदों पर बैठाया है, तो क्या आप अपने असफलताओं को एक पर्दे के पीछे छिपा लेंगे या गलत तरीके की भ्रामक जानकारी देकर या आक्रामकता का रुख अपनाकर उसको छिपा लेंगे और अपनी सफलताओं को छोटी या बड़ी इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे जिससे जनता खुश हो जाए? सफलताओं को बताना बहुत ही अच्छी बात है। ये एक, यदि कोई राजनेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी विशिष्ट पद पर बैठा, यदि उसने जनता के लिए अच्छा काम किया तो उसको बताए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है लोकतंत्र के। लेकिन अपनी असफलताओं के लिए नजरअंदाज करना ये बहुत ही एक बुरी बात है। इससे हमारा लोकतंत्र कभी परिष्कृत नहीं होगा। बस गुमराह कौन हो जाएगा? वो आम जनता, जिसके हितों के लिए और उसी के वोट से आप वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन आप अपनी असफलताओं को उनके भावनाओं के साथ बस खेल जाते हैं, उनके मनोविज्ञान के साथ आप खेल जाते हैं। उनको इतना तक नहीं पता होगा कि कैश टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, या क्या वो आप पे आश्रित हो जाए। यदि एक राजनीतिक चाल थी कि सारी पार्टियों को जो कैशेज हैं या चीजें हैं, तो एक आपको इसको जवाबदेही देने, आपको इसको रिपोर्ट सबमिट करनी ही पड़ेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाते हैं तो भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से ये एक बात आती है कि ये एक एकेडमिक्स विषय है। एकेडमिक्स होना चाहिए, लेकिन जनता को उसका जवाब मिलना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल यदि सत्ता पे आरूढ़ है तो उसको जनता को अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि इस जनता का हक है। और डेटा आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। आप आंकड़ों के साथ खेल नहीं कर सकते हैं, गलत आंकड़े दिखा दें या गलत आंकड़ों से गुमराह कर दें। ये एक टेक्नोलॉजी और तकनीकी के जमाने में नहीं है। आप तानाशाह के रूप में नहीं काम कर सकते हैं, आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्से हैं। ये हर नेता को समझना चाहिए। यदि आक्रामक जहां वहां होइए जहां आक्रामकता की जरूरत है, जहां जागरूकता की जरूरत है वहां जागरूकता भी दिखाने हुए। हर जगह आक्रामकता से काम नहीं चलेगा, हर जगह एक उत्तेजना या अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि भारत को यदि प्रगति करना है तो
उसमें एक पारदर्शिता चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए और इंटीग्रिटी के साथ सब लोग काम करें, तभी हम अपने देश को एक आगे की गति दे सकते हैं। क्योंकि चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी दल जीते, ये पार्टियां आज कोई 10 साल रूल कर रहा है, कोई 15 साल रूल कर रहा है या कोई अगली बार आएगा, लेकिन जो एक व्यवस्था होनी चाहिए जवाबदेही की, उसको हमें इस्टेब्लिश करना होगा। यदि कोई सवाल नहीं पूछेगा, यदि जो सूचना तंत्र है वो सरकार के इशारों पे घूमेगा और वो सही रिपोर्टिंग नहीं होगी, केवल आक्रामकता की रिपोर्टिंग होगी, जहां अच्छे इंटेलेक्चुअल के बीच में डिबेट नहीं होगा, तो किस प्रकार से हम भारत को एक महान बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जो सनातन संस्कृति की बात करें। वहां तो वाद होते थे, वहां इवन दो जो राजा उस समय शासन करते थे उनसे भी सवाल पूछे जाते थे, वो अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते थे। यदि निर्णयों के लिए आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो भला कौन लेगा। और जब तक कोई सवाल नहीं पूछेगा तब तक कोई अपने निर्णयों के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, न जवाबदेही होगी, बस नजरअंदाज की एक नई प्रक्रिया को अपना दिया जाएगा। और उन्हें पता है कि लोग जल्दी भूलते हैं और भूल जाएंगे समय के अवधि, हम एक फिर नया दूसरा मुद्दा ला देंगे। लेकिन जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं उनका यह दायित्व बनता है जो इन सब चीजों की एक चेक एंड बैलेंस रखना, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू के पास वो पावर है कि वो कोई भी यदि एक्सिक्यूटिव ऐसा डिसीजन लेता है तो वो ये चेक करे कि वो डिसीजन इल प्लान तो नहीं था, सही तरीके से उसका एक्सिक्यूशन तो हुआ था। इससे जो एक्सिक्यूशन है, एक्सिक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, उसके ऊपर भी एक जवाबदेही की एक भूमिका रहेगी और उसको वो करना भी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में यदि सभी अंधकारमय जीवन में चले जाएं तो क्या कोई जवाबदेही के लिए जगह नहीं रह जाएगी। आपको सवाल पूछना पड़ेगा और सरकार का फर्ज बनता है कि वो आपको जवाब दे, क्योंकि यही एक विकसित लोकतंत्र की एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर कोई अपना एफिडेविट नहीं दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय, जहां इतने सारे केसेस पड़े हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और उसमें आप जाके ये बोलते हैं कि हमें और समय चाहिए। जब ये पूरी तरह से प्लान्ड था या एक सक्सेसफुल इवेंट था तो आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं बनी। और सपोज इनकेस ये एक फेल्योर भी है तो आप इसकी रिपोर्ट बनाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और लोगों से बोलिए कि हाँ हमने ये कह रहे हो, हमारा इंटेंशन ये था, हमसे गलती हुई, आपको माफी मांगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो एस नाजीर, उन्होंने ये भी कहा कि हम गवर्नमेंट की एक जो विजडम है उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि एक्सिक्यूटिव इतना पावरफुल ना हो जाए, लेजिस्लेटिव इतना एक अंग इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो अपने मन से काम करे, आर्बिट्री एक्शन ले। सारे जो स्तंभ हैं, जो एक्सिक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, इनके बीच में बैलेंस रहना चाहिए। और इनके बीच में बैलेंस रहेगा और इनके बीच में सही इंफॉर्मेशन तब पहुंचेगी जब ये चौथा स्तंभ सूचना यानी मीडिया अपना काम सही से करेगा। जब तक मीडिया अपना काम सही से नहीं करेगा, आम जनता तक ना ही अच्छी खबर पहुंचेगी। बस वो चीजों, प्रिंट मीडिया कुछ हद तक सही भी अपना काम करता है, लेकिन विजुअल मीडिया तो बस कुछ ही लोग हैं जो विजुअल मीडिया में बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वरना सभी लोग जो डिबेट होते हैं वो किसी दूसरे इश्यूज पे होते हैं जो अभी वो बहस के मुद्दे नहीं हैं, वो बस एक चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव जीतने के। वो ना अर्थव्यवस्था के ऊपर होते हैं, ना भारत की जो विकास की जो दर है उस पे होते हैं, या इन्फ्लेशन पे होते हैं, या कोई भी ऐसी बातें हैं जिस पे वो मुद्दे नहीं डिस्कस होते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने एफिडेविट में क्या सौंपती है, और इस बात की समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि, और एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि यदि गवर्नमेंट कोई निर्णय लेती है तो ठीक है, सफल असफल होना अलग बात है, लेकिन उसको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता की वजह से ही वो लोग हैं, उन लोगों की वजह से जनता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।